बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 2। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो लेक्चर नंबर 1 में हमने टॉपिक्स कवर किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को डिस्कस किया था, साथ में मोशनल ईएमएफ, फैराडेज लॉ और डिटेल में डिस्कस किया था लेंज़ लॉ के टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स हम टॉपिक्स कवर करेंगे एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। याद रहे एसी जनरेटर का टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जो इसके रिजल्ट्स की इक्वेशंस होंगी उनको डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। लेकिन जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है वो एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं, तो इसीलिए हम उस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एसी जनरेटर। तो अगर हम जनरेटर को डिफाइन करना चाहें तो सिंपल जो आप एफएससी में डेफिनेशन करके आ रहे हैं वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट या तो एसी होगा या फिर डीसी होगा। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आप 2 पॉइंट्स क्लियर कर लें। 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। नंबर 1 कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो ये कहलाएगा एसी जनरेटर। नंबर 2, अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट तो ये कहलाएगा डीसी जनरेटर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, डीसी जनरेटर आपके सिलेबस में टॉपिक इंक्लूड नहीं है, इसीलिए आपका फोकस एसी जनरेटर पे होना चाहिए। तो हम एसी जनरेटर को ही डिस्कस करेंगे। तो फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो ये कहलाएगा एसी जनरेटर। अब डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर करना है, अल्टरनेटिंग यानी कि चेंजेबल, तो यहाँ से हमें एक वर्ड मिल गया अल्टरनेटर, और दूसरा इंजन, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, इंजन और अल्टरनेटर। तो इंजन क्या करेगा, फ्यूल को बर्न करके हीट एनर्जी और भी एनर्जीज होंगी, तो ये सारी सम होके अल्टरनेटर के पास जाएंगी। तो अल्टरनेटर इन मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इससे भी आप सिंपल यहाँ पे यूँ बयान कर सकते हैं कि ज़रा गौर करना है। डायग्राम में देखें, यहाँ पे आपके पास क्या है, हैंडल। अब जैसे आप इस हैंडल यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेने का मेन मकसद क्या है कि आप किसी न किसी तरीके से कॉइल को रोटेट करवा दें, ऐसी है ना। तो देखें, जब आप इस हैंडल से ऐसे ही पकड़ेंगे तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और ये जो आपका पकड़ना है ये मैकेनिकल एनर्जी तो है, तो ये आप एनर्जी दे रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब देखें इससे आपको क्या मिली, यहाँ पे रोटेशन, तो इसका मतलब रोटेशन की वजह से मैकेनिकल एनर्जी आ गई। और दूसरी यहाँ पे देखें कि कॉइल कहाँ पे पड़ी है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी है। तो इसका मतलब इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी, ये 2 एनर्जीज का जो सम है इनपुट पे, ये कन्वर्ट होके मिलेगा आपको आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में रहते हुए कह सकते हैं कि भाई कॉइल में इंड्यूस्ड करंट है। क्लियर है जी। तो इसी बात को मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्या है इनपुट पे मैग्नेटिक एनर्जी, शाबाश साथ साथ बोले, इनपुट पे क्या है जी, बोले भाई, चुप करके नहीं बैठना, बोलते रहे, बेशक मेरे पास आवाज़ आए या ना आए, आपने बेटे बोलना है। मैग्नेटिक एनर्जी, अब मैग्नेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, अच्छा, इनपुट पे एक एनर्जी ये है, दूसरी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, अब ये इनपुट पे 2 एनर्जीज का सम होके कन्वर्ट हो जाएगी, आउटपुट पे आपको मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फिर डियर स्टूडेंट्स ये दोनों ये हो गए जी सम, और ये सम होके आपको मिलेंगे जी आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में।
और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल। ठीक हो गया। तो इस तरह भी आप सिंपल इसको डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि प्रिंसिपल यानी कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, काम करता है, इसका उसूल क्या है। तो याद रखिएगा एसी जनरेटर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डियर स्टूडेंट्स। अब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, याद है ना, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई थी। याद है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ वजह क्या थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की कॉज क्या थी, चेंज ऑफ फ्लक्स, और उसकी वैल्यू क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो इसका मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी डियर स्टूडेंट्स किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू ये बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगी। ठीक हो गया जी, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स हम जरा डायग्राम को डिस्कस करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक मैग्नेट। अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों, अगर कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आए और उन्होंने एफएससी में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा ये वाला टॉपिक, तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करें, चैप्टर 15 की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे इस टॉपिक पे अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया गया है। वहाँ पे एक एक पॉइंट आप पहले अपना क्लियर करें, फिर यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट जो इक्वेशंस होंगी, चीज़ें होंगी, सिर्फ उनको डिस्कस करना है ताकि हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें। अगर आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बैठे हैं तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर 15 की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो मिल जाएगी, वो देखें पहले। हाँ, अगर आपने एफएससी अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है फिर आप मेरे साथ साथ चलें, ठीक है, तो फिर आपका फ़ायदा होगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट, उसके दो पोल, एक नॉर्थ और दूसरा क्या है साउथ, और यहाँ पे शेप देखें पोल की कैसे है, कनकेव शेप है। अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं भाई ये सर आपने कनकेव शेप ही क्यों लिया है मैग्नेट, प्लेन शेप क्यों नहीं ली। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पे कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये है कि हम इस फील्ड को ना इस रीजन के अंदर कंसंट्रेट करना चाहते हैं, मतलब हम इसको रेडियल बनाना चाहते हैं, मतलब यूनिफॉर्म करना चाहते हैं। जिस तरह वहाँ पे था ना चैप्टर 12 में 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी, तो आपने देखा था आउटसाइड पे थोड़ा सा फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, बाहर की तरफ निकल रही थी, और हमने रीज़न भी बताई थी ऐसा क्यों होता है, 2-3 रीज़न है उसकी, ठीक है। अब वो हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो वाला काम यहाँ पे ना हो, बल्कि एक फील्ड स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा इस रीजन के अंदर अंदर यूनिफॉर्म रहे, और इससे हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस उस फील्ड को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने यहाँ पे कनकेव शेप ली है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी जी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड्स को शो किया गया है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने देखें यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक आर्मेचर यानी कि कॉइल का एक सिंगल लूप। बहुत सारे लूप्स की बात करेंगे तो इसी के ऊपर ऐड करते जाएंगे, लेकिन समझने के लिए हमने यहाँ पे एक लूप लिया है। तो ये जो आपको एक तख्ती की शेप नज़र आ रही है ना, देखें ना तख्ती बन गई है, ठीक, ABCD, तो ये आपके पास आर्मेचर है। बल्कि साथ साथ मेंशन करते जाएं क्योंकि वो पूछ सकता है, सम टाइम डायग्राम दे के ना वो पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, आर्मेचर, और आर्मेचर के 2 टर्मिनल्स, ये 2 टर्मिनल्स। अब ये दोनों टर्मिनल्स पहले स्लिप रिंग में से पास कर रहे हैं। एक टर्मिनल पहले स्लिप रिंग के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया, और दूसरा टर्मिनल इस पहले स्लिप रिंग में से पास होते हुए ऊपर निकल गया, और फिर दूसरे स्लिप में जाके अटैच किया गया। सही है ना, ये बात याद रखिएगा। बच्चे क्या करते हैं, एक टर्मिनल इस रिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं डायग्राम बनाते वक्त, एक टर्मिनल इस रिंग के साथ अलग कनेक्ट कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी, पहले दोनों टर्मिनल्स देखें इस पहले वाले स्लिप रिंग में से पास कर रहे हैं, एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया, दूसरा टर्मिनल अगले स्लिप रिंग में से जाके कनेक्ट हुआ है, और फिर उसके साथ यहाँ पे क्या लगाए गए हैं, कार्बन ब्रशेस लगाए गए हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है,
स्लिप रिंग्स, क्योंकि वो सम टाइम पूछ सकता है डायग्राम बना के और आपसे कहता है कि भाई ये हमने कौन से रिंग लगाए हुए हैं। तो आपको याद करना है एसी जनरेटर के अंदर ये कौन से रिंग हैं, स्लिप रिंग्स हैं। ठीक, और इन स्लिप रिंग्स के साथ ये जो हमारे पास, जिनको मैं शेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, कार्बन ब्रशेस है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, कार्बन ब्रशेस। अच्छा, ये कार्बन ब्रशेस जो होंगे ना, ये फिक्स होंगे। ठीक है ना, ये इसके साथ रिंग के साथ रोटेट नहीं करेंगे, ये हर वक्त इन रिंग के साथ ऐसे अटैच रहेंगे, रिंग इनके साथ लगता रहेगा। ठीक है ना, ये नहीं रोटेट करेंगे। अगर ये रोटेट करेंगे तो सारी वायर लिपट जाएगी। तो ये वायर तो आप घर में लेके आ रहे हैं ना, तो इसको हमने यहाँ पे फिक्स रखना है। तो इन वायर्स के साथ यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट रखा है। जैसे करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर पर डिफ्लेक्शन शो करेगा, हमें पता चल जाएगा भाई कि करंट आ चुका है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक हैंडल, जिसको आप शाफ्ट भी बोल सकते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं कि हमारे पास क्या है, हैंडल। यही आपके पास सारे का सारा डायनेमो इफेक्ट भी कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर जनरेट हुई है तो इंड्यूस्ड करंट भी होगा। तो सपोज करते हैं वो आ गया। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी उसकी इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखनी है मैथमेटिकल। ज़्यादा प्रूफ की तरफ नहीं जाना, लेकिन थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए कि किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आई थी, कहाँ मैक्सिमम रिजल्ट था और कहाँ मिनिमम रिजल्ट था। तो ये डियर स्टूडेंट जो आर्मेचर है, इसकी देखें ए बी साइड है, बी सी है, सी डी है और डी ए है, 4 साइड्स है। तो हम हर एक साइड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू देखेंगे। तो अगर इस कॉइल को आप ये समझे, मेरा हाथ ये कॉइल पड़ी है, तो जब ये कॉइल, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको रोटेट करवाने की बात कर रहा हूँ ये, तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ऐसे जाना है ना हमने, ये ऐसे। तो इस साइड पे देखें हमें जो वेलोसिटी देनी है वो किस डायरेक्शन में देनी है, इसको ऐसे जो मूव कराना है, इसका मतलब यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अगर यहाँ से आप हिट करेंगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो इस साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ये। और अगर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है तो ये आपके पास क्या है, फील्ड। तो इसका मतलब ए बी साइड पे ये वेलोसिटी और बी की डायरेक्शन ये है। तो V और B के बीच में हमने एंगल लेना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे जो इक्वेशन यूज़ करनी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो मोशनल ईएमएफ वाली VBL साइन थीटा, ये इक्वेशन यूज़ करनी है। ठीक है ना। अब देखें V और B के बीच में हमने एंगल देखना है। तो इस साइड पे हमने देखा V किधर आ रहा है, V आ रहा है स्टूडेंट्स इस साइड पे, ठीक, और B है इस साइड पे, यानी कि ये आ गया आपके पास V और ये आ गया आपके पास B। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि इनके बीच में ये एंगल थीटा कुछ और है, नहीं, ये मैंने ये वाला V इसके अंदर ड्रॉ किया है, यानी कि ये ऐसे है ना V, ये है V और ये है B, ऐसे हैं। अब क्योंकि अंदर लाइन ड्रॉ हो नहीं सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड पे निकाला ताकि फील आप करें कि भाई ये दोनों 90 पे हैं। ठीक है ना। तो अब साइन 91 हो जाएगा तो इस साइड पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। अच्छा, इससे भी आसान अगर मैं करना चाहूँ ना तो आप यूँ समझ लें कि देखें जब ये वाली सिचुएशन होगी ना, तो इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है इसको आप कंडक्टर सपोज कर लें। ठीक, अब देखें अगर आप इसी कंडक्टर को ऐसे रोटेट करवाना चाहते हैं, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई यहाँ पे आपको ये वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो ऐसे मूव करेगा ना। तो इस एंड पे ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जब आप यहाँ पे वेलोसिटी देंगे ना, तो इस एंड पे साइड पे ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक, और ऑटोमेटिकली इस साइड पे ये होगी डायरेक्शन वेलोसिटी की। अब इससे आसान नहीं हो सकता अगर अभी भी आपको समझ नहीं आती तो इसका मतलब इस साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस साइड पे CD साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अब ज़रा देखें इस साइड पे वेलोसिटी ये, फील्ड ये, दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 91, तो आपको E क्या मिला, VBL। तो इसका मतलब मैं AB की साइड पे जो इंड्यूस्ड EMF है वो लिख लेता हूँ। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, मैं सारी टोटल यहाँ पे लिखने लगा हूँ। पहली AB साइड की क्या आ गई, VBL साइन थीटा आ गई, ठीक, प्लस
इस साइड पे भी लिख लेते हैं पहले सी डी की, तो V इधर है, B इधर है, तो एंगल 90 साइन 91, तो ये भी आपके पास आ जाएगी VBL साइन थीटा। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट जरा ये वाली साइड देखते हैं, DA और BC। अब ये आगे ऐसे पड़ी थी ना, अब ये कंडक्टर की सिचुएशन आ गई ये वाली। अगर आप कॉइल की बात कर रहे हैं तो कॉइल ऐसे थी, ये वाली सिचुएशन आ गई, सही है। तो अब जरा देखें कि कंडक्टर की ये सिचुएशन आपको कंडक्टर से जल्दी समझ आएगी। तो ये मैं कंडक्टर यहां पे ड्रा कर देता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जब ये वाली सिचुएशन है तो देखें, अब ये ऐसे आना चाहता है ना, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस एंड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बनती है ये, और इस एंड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बनती है ये। ठीक है जी। अब जरा देखें, अगर मैं इस साइड की बात करता हूं, इस साइड की, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, B इधर है, एंटी पैरेलल में एंगल 180 साइन 180 0, तो इसका मतलब इस साइड की इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगी, तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। अगर इस साइड की बात करूं तो वेलोसिटी इस तरफ, B भी इस तरफ, पैरेलल में एंगल 0, तो साइन 0 0, तो इसका मतलब इस साइड की भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है। तो दोनों साइड्स की इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, 0, और सिर्फ इन दो साइड्स पे है तो वो दोनों यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको मैंने रिपीट करवा दी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये आता है जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2VBL साइन थीटा। ठीक। अब ये तो है एक सिंगल लूप के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इसी के ऊपर बहुत सारे लूप्स आ जाए, n लूप की अगर मैं बात करूं, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इस रिजल्ट में आप क्या करेंगे, आप इसी रिजल्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ n ऐड कर देंगे, तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2, आगे n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए ना, बहुत सारे लूप्स आ गए, और ये आ जाएगा VBL साइन इनटू थीटा। ये बन गई जी इक्वेशन। अब डियर स्टूडेंट्स जरा इस इक्वेशन में गौर करें, V क्या है, लीनियर वेलोसिटी है ना, लीनियर, और जबकि आप तो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो इसमें तो क्या होना चाहिए, ओमेगा, V तो नहीं होना चाहिए ना, ओमेगा होना चाहिए। तो अब हम इस V को यहां से खत्म करेंगे, तो एज वी नो दैट V इज इक्वल टू R ओमेगा, और यही V की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो ये देखें इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2n, आगे V की जगह R इंटू ओमेगा, और आगे डियर स्टूडेंट्स BL साइन थीटा। क्लियर जी। अब डियर स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस सारी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 2, आगे बल्कि इसको भी अलग करते हैं, ये आ गया n ओमेगा B इंटू 2RL, और ये आ गया साइन थीटा। सिर्फ मैंने आगे पीछे किया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखें n वैसे, B वैसे, ओमेगा इधर, 2RL को मैंने इकट्ठा कर दिया, 2RL को मैंने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इक्वेशन पे, बाकी सारी चीजें वैसे की वैसी आ गई हैं। अब ये 2RL हमारा एक्चुअल में इस आर्मेचर का क्या आ रहा है, एरिया। कैसे, जरा गौर करना है डियर स्टूडेंट्स, ये है ना हमारे पास कॉइल, ठीक, और ये आ गया जी आपके पास एक्सिस। अब ये वाली साइड एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है, ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, तो ये वाली साइड क्या है, लेंथ L, और ये वाली साइड की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक क्या है, ये एक्सिस है ना, यहां तक क्या है, रेडियस R। इसी तरह ये क्या है, रेडियस R। तो इधर से लेकर इधर तक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या बनता है, R प्लस R 2R। बात समझ नहीं आई, ठीक। अब ये वाली साइड मल्टीप्लाई ये वाली साइड, एरिया है ना, तो इसका मतलब ये आ गया L और ये वाली आ गई 2R, तो ये बन गया 2RL। तो इसका मतलब जहां पे मुझे दिखे 2RL वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स,
एरिया ए लिख सकता हूँ। तो अब ज़रा यहाँ पे गौर करें, ये क्या आ रहा है 2RL, तो इसका मतलब इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूँ एरिया ए लिख सकता हूँ। बात समझ आई? तो फिर ये इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास E इज इक्वल टू N ओमेगा, ये जो ए है ना इसको पहले लिख रहा हूं तरतीब से, ये ए फिर आगे बी और ये वाला साइन थीटा वैसे का वैसे। लो जी, ये आपके पास आ गई इक्वेशन ए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बुक में दी गई, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूं तो साइन के फंक्शन में मैं कौन सी थीटा की वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास आंसर मैक्सिमम आएगा। जरा गौर करें, यहां पे मैक्सिमम कब आया था, जब एंगल क्या था 90। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 लूं तो फिर इसका मतलब साइन 91 हो जाएगा ना, साइन 91 हो जाएगा। तो 1 को आप एन ओमेगा ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रिजल्ट है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि जब थीटा आपके पास क्या होगा 90, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जब साइन 91 होगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन मैक्सिमम आ जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। ये मैक्सिमम रिजल्ट आ गया। तो इस मैक्सिमम के लिए जो निशानी आप यूज करेंगे वो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, मैक्सिमम रिजल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का। अब इसको आपने ऐसे नहीं पढ़ना एन ओमेगा ए बी, नहीं, आप इसको पढ़ें नवाब। देखिए एन डब्ल्यू ए बी है ना, तो अगर डब्ल्यू को आप स्मॉल लेटर में लिखें तो वो ओमेगा कितना लिखा जाता है ना, तो फिर आप इसको हर जगह हर बारी बोलेंगे नवाब। तो अगर एसी जनरेटर में मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू पूछे तो वो क्या आएगी, नवाब। क्लियर है जी? अब मिनिमम वैल्यू कब आएगी डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब आप यहाँ पे एंगल क्या लेंगे 0 या 180। 0 साइन 0 0 साइन 180 भी 0। तो फिर इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो इस पे डियर स्टूडेंट्स आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, मिनिमम रहेगी। क्लियर है जी? अब डियर स्टूडेंट्स एक दफा यहां तक देख लें, फिर हम एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू है, क्योंकि हम यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या था, ई नॉट इज इक्वल टू नवाब। अब ये एमसीक्यू इस तरह से है कि जो हम हर टॉपिक पे डिस्कस करते चले आ रहे हैं। यानी कि हमने जब मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस किया तब भी एमसीक्यू डिस्कस किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स जब डिस्कस कर रहे थे तब भी एमसीक्यू डिस्कस किया, मोशनल ईएमएफ में भी ऐसा एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, तो इस मैक्सिमम वैल्यू का हाफ किस एंगल पे आता है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैक्सिमम में नवाब। अब इस मैक्सिमम वैल्यू का हाफ आपको किस एंगल पे मिलता है, एंगल दिए गए हैं 90, 60, 45, 30। तो अब देखें साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो यहाँ से आपको पता चल गया क्योंकि फंक्शन क्या है साइन थीटा। तो इसका मतलब फिर साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हाफ मिल जाएगा ना। तो आप डायरेक्ट 30 सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको हर लेक्चर के अंदर ऐसा एमसीक्यू देखने को मिला है। लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो ये देखें, हाफ पूछ रहा है ना, तो E इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू तो है ना E नॉट, तो मैक्सिमम का ये आ गया हाफ। तो अब देखिए E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नवाब साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एन ओमेगा ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू, और आगे E नॉट की जगह नवाब, तो ये आ गया एन ओमेगा ए बी डिवाइड बाय 2। अब ये एन ओमेगा ए बी से कैंसल, तो यहाँ से रह गया थीटा, साइन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स इंटू 1/2। तो साइन इन्वर्स 1/2 की वैल्यू 30, तो ये आपके पास डेल्टा ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और एमसीक्यू भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपसे नेगेटिव वैल्यू पूछ ली जाए कि नेगेटिव आपको किस एंगल पे मिलता है, तो फिर याद रखिएगा आप चेक कर सकते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट्स मिलती है एंगल
270 पे, क्योंकि साइन 270 क्या होता है, माइनस का 1। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप जितने मर्जी यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस कर लें, 1/√2 भी ये वैल्यू किस एंगल पे आती है, थीटा की क्या वैल्यू ले कि आपके पास आंसर क्या है 1/√2। तो साइन 45 क्या था, आपको टेबल याद कराया है चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बाकायदा मैंने पूरा टेबल बना के दिया था आपको याद होगा। तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये आ जाएगा 45। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए √3/2 साइन का फंक्शन है, तो थीटा की क्या वैल्यू यूज करेंगे, आपके पास आंसर क्या है √3/2, तो साइन 60। तो इसका मतलब थीटा अगर आपके पास 60 है तो तब आपके पास वैल्यू क्या आएगी √3/2 आएगी। तो अब इस तरह से एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ चुकी है, हमें इंड्यूस्ड करंट की भी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आप चाहे वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर लें चाहे इंड्यूस्ड करंट की बात कर लें, रिजल्ट सेम रहेगा। तो हम एक दफ़ा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें जी, अकॉर्डिंग टू I = V/R, यानी कि V = IR होता है, I = V/R बनेगा। अब इस V की जगह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ EMF, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं ना, तो इसका मतलब वही चीज़ यहाँ पे आ गई। अब E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस E की जगह नवाब साइन थीटा, तो ये देखें जी N⍵AB साइन थीटा डिवाइडेड बाय R। अब डियर स्टूडेंट्स नवाब किसके इक्वल है, नवाब है E0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा E0 डिवाइडेड बाय R, और ये साइन थीटा वैसे का वैसे। अब ज़रा गौर करना है, ये आ गया जी I, ये वाला इज इक्वल टू, अब I है E/R, E/R I है, तो E0/R किसके इक्वल होगा, ये होगा डियर स्टूडेंट्स I0 के इक्वल। तो फिर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना I0, आगे क्या है साइन थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा। ये बन गई डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर B। वो A आ चुकी है और ये क्या आ चुकी है B। अब आप ये भी बात पढ़ चुके हैं कि थीटा = ω/t होता है, तो इसका मतलब यही थीटा आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, यानी कि इस थीटा की जगह ω/t लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स इस थीटा की जगह अगर मैं ω/t लिखूं तो फिर करंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, I = I0 साइन ⍵t। लो जी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी इक्वेशन आ चुकी है, इंड्यूस्ड करंट की भी इक्वेशन आ चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपने गौर करना है कि देखें साइन थीटा, तो साइन की कर्व कैसे होती है, साइनोसाइडल इस तरह की होती है ना, देखें S बन रहा है साइन, तो साइन की कर्व कैसी होती है, साइनोसाइडल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर देखें, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका फंक्शन है, साइन थीटा का। इंड्यूस्ड करंट किसका फंक्शन है, साइन थीटा का। तो फिर ई के लिए और आई के लिए भी तो वेव फॉर्म ऐसी रहेगी ना, क्लियर। तो ये चाहे आप आई के लिए यूज करें चाहे आप ई के लिए यूज करें, आपके पास कर्व यही रहेगी, साइनोसाइडल। तो अब हम यहाँ पे हर पॉइंट पे या डिफरेंट एंगल्स पे या टाइम इंस्टेंट पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो वैल्यू हम यहाँ टेबल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ पे चाहें तो V की बात कर लें, E भी लिख सकते हैं इसको, चाहे आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे I की बात कर लें, क्योंकि दोनों जो हैं वो किसका फंक्शन है, साइन थीटा का फंक्शन है। अब इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं करंट की बात कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे आपके पास करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम I0। अगर आप V की बात कर रहे हैं तो फिर वो वैल्यू क्या है, V0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एंगल की बात करूं तो यहाँ पे एंगल क्या है, 0। इस इंस्टेंट पे हमारे पास एंगल क्या है, 90, तो रेडियन की फॉर्म में π/2। इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो एंगल π180। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एंगल 3π/2। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स एंगल क्या होगा, 2π, रेडियन की फॉर्म में, और डिग्री की फॉर्म में 360। अगर मैं इसी पॉइंट पे टाइम पीरियड की बात करूं तो T/4, याद है ना। इस पॉइंट पे T/2, इस पॉइंट पे 3T/4, इस पॉइंट पे
टी। तो इस तरह से देखें एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर मेरे पास ये एक साइकिल है तो मैं आपसे पूछूं कि एक साइकिल में देखें एक दफ़ा पॉजिटिव हाफ लूप आ रहा है और दूसरा हाफ नेगेटिव, तो एक साइकिल अपनी डायरेक्शन को कितनी बार रिवर्स कर रहा है? शाबाश, बताएं ज़रा कमेंट सेक्शन में। ये देखें ना, ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, तो एक साइकिल अपनी डायरेक्शन को कितनी बार रिवर्स कर रहा है? सिर्फ एक बार। कैसे? पॉजिटिव जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, पॉजिटिव एंड हुआ तो आगे क्या आ गया, नेगेटिव। तो भी पॉजिटिव तो जा ही रहा था, आगे नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब एक दफ़ा डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो एक साइकिल अपनी एक दफ़ा डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है। तो फिर इसी बात को याद रखते हुए ये भी जहन में रखिएगा, रीमेंबर दैट इन पाकिस्तान, यानी कि ये जो हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं सोर्स, ये बेसिकली किसी न किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेगा। जितनी भी आपके पास मोटरें हैं, जनरेटर हैं, सारे किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ से याद रख लें, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, जो एशियाई ममालिक हैं, इनमें जितने भी हमारे पास सोर्स आ रहे हैं ये 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले सोर्स हैं। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और ये आपने याद रखना है, इन पाकिस्तान इन सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज़। अब 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है? इससे मुराद स्टूडेंट्स ये है कि जो आपके पास एक साइकिल एक दफ़ा डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो सोर्स जिसकी 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है वो 50 दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। ये है इस 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 50 दफ़ा एक सेकंड में, पर सेकंड ना, हर्ट्ज़ को आप लिख सकते हैं ना, इसका यूनिट F इज इक्वल टू 1/T होता है ना, तो पर सेकंड भी तो हो सकता है ना इसका यूनिट। तो एक सेकंड में 50 दफ़ा ये अपनी पोलैरिटी चेंज करता है। ये है 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब। अब मेरा फिर आपसे सवाल है, अगर 50 दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है तो पॉजिटिव की बारी कितनी बार आएगी और नेगेटिव की बारी कितनी बार आएगी? तो बच्चे इसको हाफ हाफ कर लेते हैं, कहते हैं 25 दफ़ा उसकी 25 दफ़ा उसकी। नहीं डियर स्टूडेंट्स, और 50 दफ़ा देखो ना, एक साइकिल एक दफ़ा डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, तो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले का मतलब यही है कि पॉजिटिव की बारी भी 50 दफ़ा आएगी, नेगेटिव की बारी भी 50 दफ़ा आएगी। क्लियर है जी? तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक छोटा सा एमसीक्यू और डिस्कस कर लें कि आपसे अगर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, तो ये टी इधर आ जाएगा, एफ के साथ मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, और ये एमसीक्यू आ चुका है। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, वो ज़रा देखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू I0 आ रही है इस पॉइंट पे, तो टाइम इंस्टेंट क्या है, T/4, यानी कि T/4 पे करंट की या वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या आ रही है वैल्यू, मैक्सिमम। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, एंगल की नहीं, एंगल तो आपको पता ही है ना, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस मैक्सिमम वैल्यू का, यानी कि करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है T/4 पे, तो इसका मैं अगर हाफ कर दूं, ये देखें ये हाफ बनता है, तो इस हाफ पे इस इंस्टेंट पे टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू बताएं। T/4 पे तो आपके पास आंसर आ रहा है मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम का हाफ मैंने कर दिया, ये देखो इस पॉइंट पे, तो इस इंस्टेंट पे टाइम पीरियड क्या होगा, T/2 होगा, T/6 होगा, T/8 होगा, T/12 होगा। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं T/4 पे तो आ रहा है मैक्सिमम, तो T/4 को हाफ कर लो, वो इधर आ जाएगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपने रट्टा नहीं लगाना, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 में ये प्रूफ आपको करवा चुके हैं हम लोग, तो यहाँ से भी ये एमसीक्यू बनता है। तो एक दफ़ा यहाँ पे तरीका देख लें, चेक करते हैं जी यहाँ पे क्या आता है, टाइम पीरियड। तो ये देखें, टाइम इंस्टेंट फॉर I इज इक्वल टू I0/2, I0 को हमने हाफ कर दिया ना, तो उस पर हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को लिखने लगा हूँ, I की जगह क्या लिख सकता हूँ, I की जगह I0 साइन थीटा, I0 साइन थीटा की जगह ω/t इज इक्वल टू वो I0 डिवाइड बाई 2, वैसे I0 से कैंसल, साइन ओमेगा की जगह लिख सकता हूँ 2π/T कैपिटल, मल्टीप्लाई ये T वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1/2। जरा गौर करें, 2π/T मल्टीप्लाई T, ठीक, ये 1/2 वैसे, साइन इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स।
अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ज़रा गौर करना है, ये मैं साइड पे करने लगा हूँ, ये आ गया जी 2π/t मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30। तो 30 को मैं लिख सकता हूँ रेडियन की फॉर्म में π/6। तो ये पाई से कैंसल, हमें ये t चाहिए ना इंस्टेंट, तो t इज इक्वल टू ये t इधर चला जाएगा डिवाइड बाय 6 अपनी जगह पे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t डिवाइड बाय 6 टू द 12। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू t/12। लो जी ये आपके पास आंसर है। तो इसका मतलब आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वो क्या है t/12। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे आपके पास t/12 बनता है, तो t/12 पे मैक्सिमम का हाफ मिलेगा। क्लियर है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि जब एंगल π/2 होगा तब वोल्टेज या करंट की वैल्यू क्या होगी, जब एंगल पाई होगा तब क्या होगी। तो आप यहाँ पे केसेस डिस्कस कर लेते हैं। थीटा अगर आप 0 चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 0 90 मैं आसान से आसान कर रहा हूँ, और क्या है जी 180। अच्छा 0 ना ही लें, 0 पे तो वैसे 0 हो जाएगा ना। अब 270 फिर 360 वाला नहीं है ना, मैंने कॉलम ही नहीं बनाया, तो आप 0 को तो रह नहीं देना, क्योंकि साइन 0 0 ही होता है। यहाँ पे ले लेते हैं 90, 180 और 270 और फिर 360 ले लेते हैं। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, 90, 180, 270 और 360। तो इन एंगल्स पे आप डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इस एंगल पे I0 की वैल्यू क्या होगी, इस पे क्या होगी, इस पे क्या होगी और इस पे क्या होगी। तो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, चाहे आप टाइम की इक्वेशन ले लें, चाहे आप एंगल की, वैसे मैंने दोनों यूज़ कर दिए, तो आपकी मर्जी, आप एक अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इस टाइम हमारे पास जब एंगल 90 है तो टाइम क्या है, टाइम पीरियड t/4, फिर क्या है t/2, फिर 3t/4, फिर t। सही है। अब अगर आप टाइम के हिसाब से चलना चाहते हैं तो फिर यही इक्वेशन कैसे बनेगी, ये बनेगी E इज इक्वल टू E0 साइन इंटू थीटा की जगह ओमेगा t, फिर ओमेगा की जगह लिखेंगे 2π/t मल्टीप्लाई t, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखें, जब इस t की जगह आप ये वाला टाइम लिखेंगे तब रिजल्ट आएगा, जब इस t की जगह ये लिखेंगे इस तरह से रिजल्ट आते जाएंगे। तो ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी देर लगेगी आपको, आप डायरेक्ट एंगल पुट कर दें, ये ज़्यादा आसान है। तो अब देखें 90 है ना, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगी, देखें ज़रा इधर फटाफट। तो E इज इक्वल टू E0, क्योंकि थीटा 90 लिखूंगा साइन 91 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा। इसी तरह आपके पास करंट का आएगा I इज इक्वल टू I0। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा अब देखें 180 है, साइन 180 क्या हो जाएगा 0, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी 0, इधर भी करंट क्या हो जाएगा 0। अच्छा 270 है, तो साइन 270 माइनस का 1 होता है ना, तो E इज इक्वल टू माइनस का E0, इधर से I इज इक्वल टू माइनस का I0। इधर से देखें 360, तो साइन 360 क्या होता है 0, तो इधर से करंट भी 0। अब जैसे मर्जी चेक करते रहे, ये देखें 90 पे मैक्सिमम, तो ये देखें 90 पे मैक्सिमम, 180 पे 0, तो ये देखें 0, 270 पे माइनस में मैक्सिमम, 360 पे 0, तो 360 पे 0। तो आप एंगल से चलें चाहे टाइम से चलें, आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके आपको सिखा दिए। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम लास्ट में 2 MCQ डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये AC जनरेटर का टॉपिक एंड हो जाएगा, हम ट्रांसफार्मर के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पहला MCQ है फॉर सिंगल लूप, क्योंकि बच्चे यहाँ पे याद रख लेते हैं भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की AC जनरेटर में इक्वेशन है नवाब, मैक्सिमम इक्वेशन जो रिजल्ट दे रही है वो क्या है नवाब। अब उनको नवाब याद होता है, वो लूप को भूल जाते हैं कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स क्या थे n, यहाँ पे वो लिखेगा स्टेटमेंट पे फॉर सिंगल लूप इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन, तो फिर आपने n नहीं लगाना, क्योंकि वो बच्चों ने याद रखा होता है नवाब, तो वो n लगा देते हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद यही था। तो फिर आपने डियर स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, n नहीं होना चाहिए, ओमेगा ए बी वाली ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। लास्ट MCQ देखते हैं जी। अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे b भी दिया हुआ हो, लेंथ भी दी गई हो मीटर में या सेंटीमीटर में, मैक्सिमम वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी दी गई हो, नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए गए हों, आपसे कहें ओमेगा कैलकुलेट करें, आपसे क्या कहें ओमेगा कैलकुलेट करें।
अब बच्चे बैठ जाते हैं सर पकड़ के, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं यार इंड्यूस्ड मैक्सिमम रिजल्ट था ई नॉट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा निकालें तो ये आता है जी ओमेगा इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय एन ए बी नैब। कहते हैं एन दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, एरिया नहीं है। डेसिमल स्टेटमेंट में वो मेंशन करेगा कि आप सर्कल ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, क्या बना ले रहे हैं। तो अब अगर आपके पास स्क्वायर हो, स्क्वायर, तो स्क्वायर की ये वाली लेंथ एल और ये वाली साइड भी एल, तो अब एरिया आ गया ना, एरिया क्या आ गया, एल स्क्वायर। तो एल दिया तो हुआ है, तो आप उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एल अगर फॉर एग्जांपल 5 मीटर है तो 5 × 5 या 5 का स्क्वायर। तो देखिए अब आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसे सिर्फ कहने का मतलब था कि आपने स्टेटमेंट पे गौर करना है, ठीक है। जो चीज़ दे वो आप इजीली उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ट्रांसफार्मर के टॉपिक को। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रांसफार्मर। तो अगर हम ट्रांसफार्मर को सिंपल डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ को चेंज करती है स्मॉलर आर लार्जर अल्टरनेटिंग ईएमएफ में। इससे भी ज़्यादा अगर आसान करें तो आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि भाई ये ऐसी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इंक्रीज करती है, इंक्रीज आर डिक्रीज इनपुट पोटेंशियल, इंक्रीज आर डिक्रीज इनपुट पोटेंशियल कह लें, वोल्टेज कह लें। तो ये आपके पास ट्रांसफार्मर की स्टेटमेंट है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो डियर स्टूडेंट्स क्या करती है, गिवन अल्टरनेटिंग ईएमएफ को या तो बढ़ाती है या फिर कम करती है। लो जी, अब डियर स्टूडेंट्स इसके सिंबल की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर का सिंबल कैसा है। तो इसमें हमारे पास 2 बेसिकली कॉइल्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का और दूसरी को हम देते हैं डियर स्टूडेंट्स सेकेंडरी कॉइल का। अब याद रखिएगा कि इसके बीच में ये जो 2 लाइंस है ना, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर के सिंबल में ये जो 2 लाइंस हैं ये आयरन कोर कहलाती है, आयरन कोर, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे पहली कॉइल आपको दिखे वो आपके पास प्राइमरी हो, नहीं, आपने ये याद रखना है कि भाई जिस कॉइल पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, वो कॉइल डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, प्राइमरी कॉइल होगी, ठीक है। और जिस पे आप आउटपुट लेंगे लोड रजिस्टर के अक्रॉस, तो वो कॉइल डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगी, सेकेंडरी होगी, आउटपुट, उसे आप सेकेंडरी कॉइल का नाम देंगे। ये निशानी याद नहीं रखनी, जो इस तरफ होगी वो प्राइमरी, जो उस तरफ होगी वो सेकेंडरी, नहीं। जिस कॉइल पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे वो आपके पास प्राइमरी, और जिस पे आउटपुट आप ले रहे होंगे वो आपके पास सेकेंडरी कॉइल होगी। और ये बीच में क्या है, आयरन कोर, इसे कोर का नाम देंगे। जो 2 लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, अब अगर मैं ये 2 लाइंस हटा लूँ तो फिर ये सिंबल किस चीज़ का होगा, यानी कि अगर मेरे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि अगर इस तरह से बन के आपके पास सिंबल आ गया MCQ में, तो फिर भी आपने याद रखना है। अब देखें बीच में जो 2 लाइंस थी वो नहीं है, कोर नहीं है, तो अब भी ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है लेकिन इन एयर, कि अब बीच में कुछ नहीं है ना, कोर तो है ही नहीं, तो एयर है ना, तो फिर ये भी ट्रांसफार्मर का सिंबल है लेकिन इन एयर। तो इसको भी याद रखिएगा, इन एयर, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। लो जी, अब डियर स्टूडेंट्स ये ट्रांसफार्मर किस उसूल पे वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसका प्रिंसिपल भी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आ जाती है, जिसकी वजह से हम नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन का। तो आप यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट कि ये म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। अब क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये हमारे NMD कैट के सिलेबस में टॉपिक है नहीं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, आगे नहीं लेके चलेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन, वैसे आपने ये टॉपिक FSC में तो पढ़ा था,
म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर मैं म्यूचुअल इंडक्शन के मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या था, ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि उसमें दो कॉइल्स थी ना, एक प्राइमरी कॉइल थी एक सेकेंडरी कॉइल थी। इंडक्शन एक की वजह से दूसरे में चीज का आ जाना, ठीक है ना, ये इंडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो प्राइमरी में आप क्या करते थे, करंट की वैल्यू को चेंज करते थे, फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने लग जाती थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस साथ पड़ी हुई सेकेंडरी कॉइल में से पास होने लग जाती थी, और उसमें भी फ्लक्स में चेंज आता था। तो इसका मतलब उसमें फ्लक्स में चेंज आने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होती थी, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट भी आ जाता था। तो देखा, प्राइमरी में चेंजेस की वजह से साथ पड़ी हुई सेकेंडरी में भी इंड्यूस करंट आ गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन किया, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो क्या थी, ES इज इक्वल टू नेगेटिव M म्यूचुअल इंडक्टेंस और डेल्टा IP डिवाइड बाय डेल्टा T। देखिए, प्राइमरी में करंट को चेंज किया था आपने, याद है ना, म्यूचुअल इंडक्शन में। तो फिर उसके बाद आपको सेकेंडरी पे क्या मिली थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई थी, तो वो आपको मिली थी आउटपुट सेकेंडरी कॉइल में। तो ये देखें, सेकेंडरी की ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस का M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप बात करना चाहें इस M को और डायरेक्टली के साइन को हटाकर, तो भाई फिर ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी का जो रिलेशन बनता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है डियर स्टूडेंट्स किसके, डेल्टा IP ओवर डेल्टा T के। यानी कि अगर आप ये वैल्यू इंक्रीज करते हैं, जितना आप प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा सेकेंडरी में ईएमएफ पैदा होगा, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। बस इतना आप डियर स्टूडेंट्स याद रख लें। अब यही चीज़ ना, इसी तरह का रिलेशन जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल्स है ना, तो ट्रांसफार्मर में भी हमारे पास दो ही कॉइल्स होंगी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आप चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आएगा, और वही चेंज ऑफ फ्लक्स सेटअप हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल पे, और आपको आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट में आप जाहिर सी बात है इंड्यूस करंट, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो डियर स्टूडेंट्स पहले याद रख लें, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, थ्योरी का ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। आपने एक दफ़ा बुक से रीड ज़रूर कर लेना है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, वो सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। रीमेंबर, याद रखें, क्या याद रखें भाई, तो ट्रांसफार्मर के केस में डियर स्टूडेंट्स ये याद रख लें कि कौन से वो पैरामीटर हैं, फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होंगे, कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होंगे ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहली चीज़, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो आपने एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा होगा, अल्टरनेटिंग ट्रांसफार्मर एसी सोर्स है ना, तो अब वो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो ट्रांसफार्मर के केस में याद रख लें, डज नॉट चेंज इन ट्रांसफार्मर, क्या कह रहा हूं मैं, डज नॉट चेंज, क्या, नंबर वन डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। नंबर टू, टाइम पीरियड, F इज इक्वल टू 1/T, तो इसका मतलब टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा। दो चीज़ें याद कर ली। अब एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स और है जो चेंज नहीं होगी, वो सोचें क्या हो सकती है। वीडियो को पॉज करें, सोच के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कमेंट्स किया करें। आप बैठे रहते हैं, आप देखते रहते हैं, कभी बता तो देंगे ना सर, ठीक है ना, आपने कहना भी मानना है। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर जैसे टीचर कहे वैसे ही फ़ौरन करते हैं। तो तीसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रख लें, पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावर। ये मैं इस पर स्टार बना रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे आगे काम आएगा, और ये ओहम लॉ को यहाँ पे फेल करेगा, ठीक है ना, यही पॉइंट, पावर। अब एक चीज़ डियर स्टूडेंट्स और याद रखें, क्या लिखा है, मैंने लिखा है एंड और, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जो मैं लिखने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड लास्ट में एक MCQ डिस्कस करूँगा, और पहले से बता रहा हूँ, फिर भी आप वो MCQ गलत करेंगे। मैं इस पॉइंट पे आपको अभी रोक के बता रहा हूँ ना, जोर दे रहा हूँ, फिर भी देखिएगा आप लास्ट में वो MCQ गलत कर बैठेंगे कि यहाँ पे समझाया जा रहा है और वहाँ फिर भी गलत होगा,
और यही काम आप बाद में करते हैं। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और बातें तवज्जो से सुननी है, समझनी है। भैया जो ट्रांसफार्मर है ना, ये एसी सोर्स पे काम करेगा, डीसी के लिए ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेट ट्रांसफार्मर जो है ये ऑपरेट करेगा ओनली फॉर डीसी या एसी, एसी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ नॉट फॉर डीसी, ठीक है जी। अब ये पॉइंट आप नोट कर लें, इसको याद रखिएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की ये हमारे पास क्या है, आयरन कोर, ठीक। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी कॉइल और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी कॉइल। अब फिर से वही बात कर रहा हूँ कि इस साइड को देख के नहीं कहना कि ये प्राइमरी है, बल्कि इस साइड को हम प्राइमरी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करना है, इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। तो ये देखिए मैं एसी सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना, इनपुट सिग्नल दे रहा हूँ, अल्टरनेटिंग, क्लियर है जी। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी कॉइल, और इधर हम आउटपुट लेंगे, लोड रेजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे और उसके अक्रॉस आउटपुट मिलेगी। तो ये मैं कह देता हूँ क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक होगा यहाँ तक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इनपुट सिग्नल अप्लाई कर चुके हैं, प्राइमरी कॉइल है ना यहाँ पे, तो सेम म्यूचुअल इंडक्शन वाला प्रिंसिपल, प्राइमरी करंट में क्या आएगा, चेंज, तो चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो वो चेंज ऑफ फ्लक्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा डियर स्टूडेंट्स, वही चेंज ऑफ फ्लक्स ये जा रहा है, ठीक है ना। सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, दिखेगा नहीं कि कहाँ जा रहा है, दिखाएं नहीं, दिखेगा नहीं। तो ये चेंज ऑफ फ्लक्स डियर स्टूडेंट्स जाके सेटअप हो जाएगा किस पे, सेकेंडरी कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल पे। तो जब सेकेंडरी कॉइल पे यही चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और जहां इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी वहां पे इंड्यूस्ड करंट भी डेफिनेटली होगा। तो इस तरह फिर आप इस सेकेंडरी कॉइल के दो टर्मिनल्स पे क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट ले लेंगे, ठीक है ना। आप वोल्टेज की बात करें या आप यहां पे सिंपल लिख दें आउटपुट। तो इसका मतलब आपने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, यहां पे इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई किया और आपको क्या मिली डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट मिली। अगर हम एक साइकिल की बात करें तो ये आपके पास क्या है, इनपुट सिग्नल, जिसमें ये पॉजिटिव हाफ और ये क्या है, नेगेटिव हाफ। इसकी हम बाद में बात करेंगे, पॉजिटिव हाफ की और नेगेटिव हाफ की। अभी सिर्फ ये समझ लें कि हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, इस तरह से ये हमारे पास क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जाके सेटअप हुआ सेकेंडरी कॉइल पे, और वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुई। जहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए वहां पे डेफिनेटली इंड्यूस्ड करंट भी होगा, क्लियर जी। इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगी इन दो टर्मिनल्स पे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो क्या है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आयरन कोर, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतनी बातें याद रखें। अब डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स का जो वोल्टेज के साथ रिलेशन रहेगा वो डायरेक्ट रहेगा, NS ओवर NP इज इक्वल टू, वोल्टेज के साथ क्या रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स का। देखे ना, ये प्राइमरी की कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स है ना, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अभी हम जस्ट स्टेप अप और स्टेप डाउन को डिस्कस नहीं कर रहे, हमने सिर्फ जनरल बात यहाँ पे की है। अभी हम स्टेप अप और स्टेप डाउन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स इनको कह रहे हैं, प्राइमरी के ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स की जो रेशियो है ये वोल्टेज, क्योंकि सेकेंडरी पे भी वोल्टेज है प्राइमरी पे भी है, तो उसके साथ ये क्या बनाएगी, डायरेक्ट रिलेशन बनाएगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी इज इक्वल टू VS ओवर VP। तो देख सकते हैं डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, करंट का जो रिलेशन होगा ना वोल्टेज के साथ, वो इनवर्स रहेगा। वो क्या रहेगा, इनवर्स। तो IP ओवर IS होगा। तो इसका मतलब हमने तो ओहम लॉ में क्या पढ़ा था,
अगर आपको याद हो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने तो ओहम्स लॉ के अंदर ये बात पढ़ी थी कि भाई जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डियर स्टूडेंट्स किसके, वोल्टेज के। यानी कि यहाँ पे रिलेशन कैसा आ रहा है, डायरेक्ट। और अब यहाँ पे आप देखें आपको रिलेशन कैसे दिख रहा है, वोल्टेज का और करंट का इनवर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे ओम लॉ फेल हो गया है, उसकी कोई नहीं सुन रहा। हालांकि पूरी बुक में तो हम उसकी सुन रहे थे ना, तो यहाँ पे देखें हम उसकी नहीं सुन रहे, तो वो फेल हो गया। अच्छा, फेल होने की यहाँ पे वजह क्या है? वजह है डियर स्टूडेंट्स बेसिकली पावर। मैंने क्या कहा था, स्टार बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई I। तो इक्वेशन में अगर तीन चीज़ें हो तो एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बाकी दो का रिलेशन देखा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखें आप V और I को देख रहे हैं ना, V और I को, तो इसका मतलब P को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट, तो V और I का रिलेशन दो प्रोडक्ट में आ रहा है, क्या हो जाएगा, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो फिर मैं कह सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बात समझ नहीं आई? तो पावर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था कि पावर चेंज नहीं होगी ट्रांसफार्मर में, यही चीज़ आपके ओम लॉ को फेल करवाती है। तो देखें पावर कांस्टेंट, तो V और I का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स होगा। तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं VS ओवर VP की रेशो जो है वो IP ओवर IS के इक्वल होगी, तो इनवर्स रिलेशन आ रहा है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब डियर स्टूडेंट्स एक MCQ आता है कि अगर आपसे पूछी जाए ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, यानी कि अगर पूछी जाए, यहां पे मैं लिख रहा हूं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो पूछी जाए, तो फिर हमेशा आपने NS ओवर NP ही लेना है। जब भी वो कहे ना MCQ में ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने यही रेशो लेनी है, NS ओवर NP लेना है, NP ओवर NS नहीं करना। इसी को वो टर्न्स रेशो भी बोलेगा। अगर वो टर्न्स रेशो बोले तब भी NS ओवर NP, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बोले तब भी NS ओवर NP। लेकिन समटाइम्स वो टर्न्स रेशो बोलता है लेकिन साथ में मेंशन कर देता है क्या, कि NP ओवर NS, यानी कि ये आप फाइंड आउट करें। तो मेरा कहने का मतलब था ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जब भी बोलेगा ना तो NS ओवर NP ही होगा, लेकिन टर्न्स रेशो को वो NP ओवर NS भी बोल सकता है। तो जैसे वो मेंशन करे फिर आपने समझ आना है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन को NS और NP ही बोलना है, बेशक वो बोले ना बोले, आपने यही समझना है। तो टर्न्स रेशो जो होगी वो NP ओवर NS भी हो सकती हैं, NS ओवर NP भी हो सकती हैं। जो वो काम कहे वही आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन वो टर्न्स रेशो का कह सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो जब भी बोलेगा तो आपका मतलब यही होगा, NS ओवर NP, NP ओवर NS नहीं होगा। क्लियर है जी? अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मैट्रिक में आप बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम टाइप्स में ये चीज़ देखते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि भाई जो सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स है ना, सेकेंडरी कॉइल पे वो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए, और जो प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होने चाहिए, क्योंकि स्टेप अप हमें सेकेंडरी पे आउटपुट ज़्यादा चाहिए ना, नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज। तो फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, इसलिए दो टर्न्स बना रहा हूँ। और यहाँ पे जो बनेंगे टर्न्स वो क्या कर देंगे, आप ज़्यादा कर देंगे। तो अब देखें, प्राइमरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या है, कम। सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा। तो इसका मतलब NS जो है वो ग्रेटर है NP से, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर NS NP के साथ रिलेशन देखें वहाँ पे वोल्टेज का, तो इसका मतलब फिर मैं कह सकता हूँ सेकेंडरी की वोल्टेज भी क्या होगी, ज़्यादा होगी प्राइमरी से। तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज क्या होगी, VS ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पे VP क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आ जाता है करंट। अब करंट का V के साथ रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो इसका मतलब फिर IS जो है वो लेस हो जाएगा IP से।
यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास करंट होगा यहाँ पे IP वो क्या होगा ज़्यादा, और यहाँ पे जो IS होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कम। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये था स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, रीमेंबर, याद रखें क्या कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स की रेशो है, टर्न्स की रेशो ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, ये 1 से ग्रेटर होगी। NS/NP ये क्या होनी चाहिए, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए रेशो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। अब डियर स्टूडेंट्स है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सिमिलरली अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और सेकेंडरी पे क्या होनी चाहिए, कम। तो फिर यहाँ पे इसका सिंबल देख लें आप ट्रांसफार्मर का कि प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, और सेकेंडरी पे क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लूप बना दिए और यहाँ पे 3 बना दिए। तो ये अब आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो आपके पास प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा, और सेकेंडरी कॉइल पे आप देखें तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद क्या है, कम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद कम है तो वोल्टेज भी कम मिलेगी। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ज़्यादातर यही हम घरों में यूज़ करते हैं क्योंकि हमें 220 नहीं चाहिए, काफ़ी सारे जैसे मोबाइल की चार्जिंग है और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए आप जब 220 वोल्टेज का यूज़ करना चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जिससे डिवाइसेस आपकी जल सकती हैं। तो आप क्या करते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी करके देता है ना, वोल्टेज को डाउन कर देते हैं। तो हमें आउटपुट पे वोल्टेज डाउन करनी होती है। ये चीज़ मैंने अभी भी आगे भी समझानी है, ठीक है ना। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के हैं वो ज़्यादा हैं सेकेंडरी कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स है। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ रिलेशन डायरेक्ट है, तो फिर मैं कह सकता हूँ VP जो है VP वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, ग्रेटर है VS से। और करंट का रिलेशन क्या है, इनवर्स। तो फिर मैं कह सकता हूँ IP जो है वो लेस है IS से। तो देखें नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं यहाँ पे, ज़्यादा, तो VP प्राइमरी पे वोल्टेज भी ज़्यादा आ रही है। आप क्या चाहते हैं, आगे कम आए, तो VP यहाँ पे ज़्यादा VS है, तो यहाँ पे VS क्या है, कम है। ठीक है, देखें कम मिल गई आपको। अब VP यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, तो करंट क्या होगा IP, कम, IP क्या है, कम, तो यहाँ पे करंट बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा IS। ठीक है जी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक नोट इसी तरह का आपने यहाँ पे भी याद रखना है। तो रीमेंबर, याद रखें क्या कि टर्न्स की जो रेशो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वो क्या होगी, 1 से लेस होगी। तो रेशो आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स किसकी, टर्न्स की। तो NS/NP ये रेशो होनी चाहिए लेस 1 से। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट MCQ है, याद रखिएगा। अब हम डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये भी बेसिकली टाइप्स ही हैं, ये भी 2 टाइप्स ही हैं, जिसमें आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर और क्या है, रियल ट्रांसफार्मर। तो अगर हम कंपैरिजन यहाँ पे देखें तो आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होगी और आउटपुट इनपुट का क्या हो जाएगी, डबल या सेम रहेगी। तो फिर याद रखिएगा आइडियल ट्रांसफार्मर ही हम बुक वाला डिस्कस कर रहे हैं। बुक ने भी क्या किया है, आइडियल ट्रांसफार्मर को ही डिस्कस किया है। तो इसमें जो आउटपुट पावर होगी, आउटपुट पावर डियर स्टूडेंट्स वो इनपुट पावर के क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है ना, आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल रहेगी। जो आप प्राइमरी कॉइल पे इनपुट पावर चेक करेंगे वही आपके पास आउटपुट पावर होगी सेकेंडरी पे। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, अगर आउटपुट पावर इनपुट पावर के इक्वल है तो फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी क्या होती है,
आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, क्लास 9th वाला फार्मूला याद है ना। और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या थी, देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया था और ये क्या थी, आउटपुट डिवाइडेड बाय, यानी कि आउटपुट पावर कह लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक। अगर परसेंटेज चाहिए तो फिर इसी के साथ आप मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई 100। तो ये आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कह रहा था, एफिशिएंसी। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो आपके पास एफिशिएंसी रहती है वो 100% रहती है। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या रहती है डियर स्टूडेंट्स, 100%, ठीक। अब 100% है ना, तो परसेंट का मतलब 1/100, तो 100 से कैंसिल, तो 1 भी हो सकता है। तो मैं फिर कह सकता हूं कि परसेंटेज एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होती है, 1। समटाइम्स वो 1 की ऑप्शन में भी पूछ सकता है, तो आपने याद रखने के, देखे ना परसेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये 100 आ गया ना, तो परसेंट का मतलब है 1/100, तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मैंने 1 लिख दिया, क्लियर है जी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम रियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो यही दो चीज़ें यहाँ पे चेक कर लें। तो ये आउटपुट पावर हमेशा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आउटपुट पावर जो होगी ये लेस रहेगी इनपुट पावर से। जितनी आप इनपुट पावर देंगे उससे हमेशा आपको आउटपुट पावर कम मिलेगी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। उसके बाद अगर परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करें तो परसेंटेज एफिशिएंसी जो है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमेशा लेस रहेगी 100% से। और 100% से मुराद वही आ गया फिर 1, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये 1 से क्या रहेगी, लेस रहेगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन था आइडियल ट्रांसफार्मर और रियल ट्रांसफार्मर का। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है पावर लॉसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बनेगा। तो अब इसमें हमने 2 हेडिंग्स बनाई हैं बेसिकली, पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइंस और पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस को भी डिस्कस करना है और ट्रांसमिशन लाइंस, यानी कि अब आपके घरों में 220 आ रहा है ना, पोटेंशियल वोल्टेज आ रही है। अब देखें जहाँ पे आपके पास ग्रिड स्टेशन है, जहाँ से बिजली आ रही है, ओ बहुत दूर है ना, 100 किलोमीटर, पता नहीं इससे भी आगे। तो वहाँ से अगर 220 चले, वैसे तो 230 का हम जिक्र करते हैं, तो वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अभी इससे भी दूर दूर हैं, पहुँचना है बिजली ने, तो ये तो सारी की सारी हीट की फॉर्म में ज़ाया नहीं हो जाएगी, यहाँ तक तो कुछ पहुँचेगी नहीं। इतना बड़ा डिस्टेंस है लेकिन फिर भी यहाँ तक 220 पहुँच रहा है। तो इसका मतलब हम ज़रा ये चेक करेंगे ये 10% भी लॉस आ रहा है ना, क्योंकि 230 तो वहाँ पे है, 220 यहाँ पे पहुँच रही है, तो हमने लॉसेस को कम किया हुआ है। अगर वो लॉसेस हम कम ना करें ना, तो ये जो हमने ट्रांसमिशन लाइन यानी कि तारें बिछाई हुई हैं, तो वो वहाँ से 230 चले तो इतना सफ़र करके यहाँ तक पहुँचेगी, तो सारे के सारा पोटेंशियल हीट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉस। तो एनर्जी सारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो यहाँ तक हमें मिलेगी ही नहीं। तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो यही चीज़ पहले आपको पढ़ाई जा रही है, पावर लॉसेस इन ट्रांसमिशन लाइन्स, कि ट्रांसमिशन लाइन्स में जो पावर का लॉस होता है वो क्या है और उसको कैसे कम किया जा सकता है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर हम ट्रांसफार्मर के अंदर आएंगे, पहले हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे लॉस देखते हैं। ये जो हम कहते हैं ना 230 वहाँ पे होती है, 220 हमें मिलती है, अभी 10% लॉस आ जाता है। अभी किस वजह से आ जाता है, अभी ये कम करके आया है, वैसे तो देखा जाए बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, तो हमने इसको कम किया हुआ है। कैसे किया हुआ है, यहाँ पे तरीका देखते हैं, बात समझ रहे हैं ना। और दूसरे नंबर पे क्या है, पावर लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में भी पावर लॉसेज है, तो वो क्या होंगे वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहली चीज़ ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर का लॉसेस है वो है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। तो आप पहला पॉइंट याद रख लें, ट्रांसमिशन लाइंस में जो पावर का लॉसेस है वो ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट डियर स्टूडेंट्स।
हीटिंग इफेक्ट। सही है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है ना, इसको हमने क्या करना है, कम करना है, क्योंकि जितना ये कम होगा उतना हमें फायदा है। अब ये कम कैसे होगा, देखें, हीटिंग इफेक्ट है ना, तो हीट का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं क्या, और जूल्स लॉ वाला फार्मूला H इज इक्वल टू, तवज्जो डियर स्टूडेंट्स, यहां से MCQ आएगा I²R इंटू टी, ये फार्मूला है ना। अब इसमें देखें तरीकाकार जरा देखें कैसे हम इस लॉस को कम कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट वाला जो लॉस है ट्रांसमिशन लाइन में, इसको कैसे कम किया जा सकता है। टाइम को तो आप भूल जाएं, क्योंकि ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते ना, तो ये इसकी टाइम की कहानी ख़त्म हो गई। ठीक, अब आ जाए आर की कहानी, यानी कि हमारे पास इस हीट को कम करने का तरीका यह है कि हम ये रेजिस्टेंस क्या कर दें, कम कर दें। अगर डियर स्टूडेंट्स हम ये रेजिस्टेंस कम कर दें तो इसका मतलब यहाँ से हीट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है ना। अब रेजिस्टेंस को कम कैसे करें, यानी कि ये जो हमने तारें बिछाई हुई हैं इनकी रेजिस्टेंस तो है ना, तो अब उस रेजिस्टेंस को अगर हम कम कर दें तो फिर हीट कम हो जाएगी और हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस को अगर आप कम करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि आप कॉपर की वायर लेंगे। अब कॉपर की वायर होती है थोड़ी सी थिक, क्योंकि देखें ना रेजिस्टेंस एरिया के साथ रिलेशन क्या बनाती है, इनवर्स। रेजिस्टेंस का जो एरिया के साथ रिलेशन आता है वो क्या आता है, इनवर्स। अब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब आपको थिक कॉपर वायर लेनी पड़ेगी। अगर आप रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो आपको थिक कॉपर वायर लेनी पड़ेगी। यहां पे मैं लिख देता हूं, थिक कॉपर वायर। अब अगर आप थिक कॉपर वायर लें तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस तो कम है लेकिन एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब जब एरिया बढ़ेगा तो ये थिक कॉपर वायर तो आपको महंगी पड़ेंगी। इतनी अच्छे वाली वायर, इतना आपके पास बिजली नहीं आ रही पैसों की जितना आपका खर्चा हो जाना है ट्रांसमिशन लाइंस पे, तारें बिछाने पे। इतनी बड़ी तार आप कहाँ से लेके आएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा ना। कितना सफ़र है, दूर दूर है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा और इतना हमारे पास पैसा है ही नहीं। हम तो पहले जलील हुए पड़े हैं, तो इतना पैसा यहाँ पे लगाएंगे तो फिर इससे बेहतर है कि हमें बिजली ना ही दें। वैसे ही पूरी शूरी आती है ना, लेकिन हम ये भी कह देंगे कि भाई ना दो, क्योंकि उन्होंने कह देना कि पैसा बहुत लगता है। तो इसका मतलब ये भी हमारे नुकसान में जा रही है बात कि रेजिस्टेंस को कम करें तो हीट बिल्कुल कम हो सकती है, लेकिन यहाँ से सिचुएशन देख नहीं रहे, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सपेंसिव। तो हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम सस्ता माल चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तीसरा तरीका है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि हम इस करंट को कम कर दें। अगर किसी तरीके से इस करंट को कम कर दिया जाए तो फिर इसका मतलब ये हीट क्या हो जाएगी, ये देखें कम हो जाएगी, क्योंकि इसका करंट के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, डायरेक्ट। तो अब इसका मतलब ये कम किया जा सकता है। अब ये कैसे कम करेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां से हम पोटेंशियल भेजना चाह रहे हैं वहां पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। जब ट्रांसफार्मर स्टेप अप यूज करेंगे तो स्टेप अप पे क्या होगा, स्टेप अप पे जरा देखते हैं क्या होता है। सेकेंडरी पे वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि अचानक से सेकेंडरी पे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जब सेकेंडरी पे पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ेगी तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, कम। जब करंट कम तो हीटिंग इफेक्ट कम, तो हीट कम। तो इस तरह से हमारा लॉस कम होगा और बचत करा करू के हमारे पास पोटेंशियल पहुंच जाएगा। तो ये है ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेस रिड्यूस करने का तरीका। ठीक है, तो आपके पास एक ही तरीका है कि करंट को कम करें, और वो कैसे काम करना है मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं पावर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस को देखते हैं। तो पहला पावर लॉसेस है डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस। फिर से आ गई आपके पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब भाई रेजिस्टेंस से मुराद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें प्राइमरी कॉइल है ना, प्राइमरी वायर है ना, ये भी वायर, ये भी वायर, सेकेंडरी भी वायर, प्राइमरी भी वायर। तो मैं पे यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, प्राइमरी वायर, ठीक है, और सेकेंडरी वायर्स। तो इनकी रेजिस्टेंस होगी ना कि नहीं होगी। तो आप इस रेजिस्टेंस को क्या करें, कम। अब रेजिस्टेंस कम कैसे होगी कि आप यहाँ पे कौन सी वायर यूज करें जी, कॉपर वायर।
कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्या करें यहां पे, कॉपर वायर यूज करें। तो लो जी, ट्रांसफार्मर में एक लॉस तो आपको इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आप यहां पे वायर्स जो लगाई बैठे इनकी रेजिस्टेंस क्या करनी चाहिए, आपको कम करनी चाहिए, और उसके लिए आप कॉपर वायर यूज कर लें। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आता है लॉस एडी करंट। क्या आता है, एडी करंट। भाई ये एडी करंट क्या बला है, तो डियर स्टूडेंट्स बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लास्ट पेज के ऊपर वाले पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या, अब जरा गौर से सुन लें कि इंड्यूस्ड करंट का चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे परपेंडिकुलरली सेटअप हो जाना, ये एडी करंट कहलाता है। फिर से सुन ले, इंड्यूस्ड करंट का सेटअप हो जाना चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे परपेंडिकुलरली, ये एडी करंट कहलाता है। और एडी करंट क्या करता है, आयरन कोर को हीटअप कर देता है। जितना एडी करंट ज्यादा होगा उतनी आपकी आयरन कोर जो है ये हीटअप हो जाएगी, तो इसका मतलब लॉस बढ़ जाएगा। तो अब जरा गौर से मेरी बात सुन ले, पहले मैं लिख लेता हूं। देखें, इंड्यूस्ड करंट का ये क्या जा रहा है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूं। इस बात को जरा गौर से समझिएगा, ये आ गया चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो जा रहा है, ठीक है ना। अब इंड्यूस्ड करंट का इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे परपेंडिकुलर सेटअप हो जाना एडी करंट कहलाता है। तो अब परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, जरा मैं यहां पे पहले बना देता हूं फिर आपको समझा देता हूं। तो ये जो मैं रिंग बना रहा हूं ना बेसिकली सर्कुलर, ये आप समझ ले एडी करंट है। ये क्या है, एडी करंट। तो मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, ये मैंने एडी करंट को शो कर दिया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, परपेंडिकुलरली कैसे आता है, इस बात को जरा समझ लें। ये जो चेंज ऑफ फ्लक्स है ना, इस चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन में आपने थंब को सेट करना है, ये रूल याद रख ले, ये उलट जा रहा है काम, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन में आप अपना थंब सेट करें, फिंगर्स को कर्ल करवाएं। ये जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में आएंगी उस डायरेक्शन में आपका इंड्यूस्ड करंट जो है वो फॉल हो रहा होगा, तो वो परपेंडिकुलर बनता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, एडी करंट कहलाता है। तो ये देखें, चेंज ऑफ फ्लक्स की डायरेक्शन में आपने थंब सेट किया और ये फिंगर्स को कर्ल करवाया, देखा सर्कुलर आ रहे हैं ना, तो मैंने उसी एडी करंट को यहाँ पे सर्कुलर बना दिया। अब ये आपके पास एडी करंट आ गया। अब यही एडी करंट इस आयरन कोर को क्या कर देता है, हीटअप कर देता है। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना आयरन कोर जल्दी हीटअप हो जाएगी और वो हमारे नुकसान में चली जाएगी, तो हमने उसको हीटअप होने से बचाना है। तो एडी करंट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एडी करंट को कम करना पड़ेगा। जितना कम करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। अब इसको कैसे कम किया जा सकता है, तो जरा गौर से सुनना है मेरी बात को डियर स्टूडेंट्स। ये जो आपको बेसिकली कोर नजर आ रही है ना, ये जो लेयर, कोर की लेयर नजर आ रही है, एक नजर आ रही है आपको, देखिए उसके पीछे दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी, यानी कि लेयर्स बहुत सारी हैं, ऐड की हुई है। अब इन लेयर्स को अगर हम ऐसे ही जोड़ दें ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अगर ये पेजेस हैं, देखें ना, ये सारे पेजेस हैं, ठीक। अब ये सारी लेयर्स इस तरह से जोड़ दें अगर हम डायरेक्ट, तो फिर इसका मतलब एडी करंट का लॉस भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो वाला दूसरे में, दूसरे वाला तीसरे में, तीसरे वाला चौथे में, तो हीटअप बहुत हो जाएगी जल्दी आयरन कोर। हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आयरन कोर की लेयर्स हैं, यानी कि इन लेयर्स को ऐसे समझ लें, 1 2 3, तो अब आप ये ऐसे जोड़ेंगे तो लॉस ज्यादा होगा, एडी करंट ज्यादा होगा, तो उससे कोर जो है वो जल्दी हीटअप हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम इन लेयर्स को क्या कर देंगे, लैमिनेट कर देंगे, ठीक है, लैमिनेशन विद इंसोलेटेड। क्या मतलब कि ऐसे एक लेयर, फिर ये देखें, ये एक लेयर, फिर ये 2, फिर ये 3, तो सारों को ऐसे बीच में से अलग अलग कर देंगे, इंसोलेट कर देंगे। तब देखिए बीच में फिंगर आ गई ना मेरी, तो ये अलग अलग होगी,
तो हम इनको क्या कर देंगे, लैमिनेट विद इंसुलेटेड, यानी कि इंसुलेटर बना देंगे ना बेसिकली, कि इधर वाला करंट इधर ना आ सके, तो बीच में क्या कर दें इनको, इंसुलेशन। तो अब जैसे ही डियर स्टूडेंट्स आप लैमिनेट करेंगे तो इसका मतलब पहली लेयर का करंट दूसरी में नहीं जा सकता, दूसरी का तीसरी में नहीं जा सकता, तो लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है एडी करंट को कम करने का तरीका। ठीक है, तो आप क्या करें, इनके लेयर्स के बीच में या इनको इंसुलेट कर दें, इंसुलेटेड लैमिनेटेड या लैमिनेशन विद इंसुलेटेड या इंसुलेटर। ठीक है ना, तो ये आपके पास है तरीका एडी करंट को कम करने का। उसके बाद थर्ड तरीका डियर स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास है हिस्टैरिसीस। हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ा था ना 17 चैप्टर में, हिस्टैरिसीस लूप पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। तो अब ये हिस्टैरिसीस जो लॉस है ये क्या बला है, देखें जैसे इसको कैसे कम किया जा सकता है। पहले तो ये देखेंगे है क्या। देखें जब आप इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो पहले हाफ पॉजिटिव की बारी आएगी, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। मतलब जब पॉजिटिव की बारी आएगी, पॉजिटिव सिग्नल जा रहा होगा, तब आपके पास ये जो हमारे पास मटेरियल होगा, कोर होगी, ये हमने तो आयरन लिया है ना, लेकिन मैं बताता हूँ क्यों लिया है। तो ये जो मटेरियल है ये क्या होता जाएगा, मैग्नेटाइज। और जब सिग्नल यहाँ से पॉजिटिव की बारी खत्म होगी, नेगेटिव की बारी शुरू होगी, डायरेक्शन रिवर्स होगी, तो इसका मतलब वो जो मटेरियल यहाँ पे मैग्नेटाइज हुआ था, तो डायरेक्शन के रिवर्स होते ही वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज। फिर से पॉजिटिव की बारी मैग्नेटाइज, फिर से नेगेटिव की बारी डीमैग्नेटाइज। तो अब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी लॉस होगी कि नहीं होगी, होगी, होगी ना। तो हमारा वो भी लॉस है एनर्जी का, तो हमने उससे बचना है। तो वहाँ पे बचने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम हम करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी सॉफ्ट आयरन। अब सॉफ्ट आयरन की क्या खासियत है कि उसका हिस्टैरिसीस एरिया क्या बनता है, मैंने पढ़ाया था 17 चैप्टर में, कम। तो इसका मतलब वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है और जल्दी डीमैग्नेटाइज होता है, तो इससे एनर्जी का लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर एक ऐसा मटेरियल है जैसे स्टील है, तो उसका एरिया, हिस्टैरिसीस एरिया क्या है, ज़्यादा, तो अब इसका मतलब वो हो रहा है मैग्नेटाइज, तो एनर्जी भी ज़्यादा लॉस होती जाएगी। फिर वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा लॉस होती जाएगी। तो हमें एक ऐसा सॉफ्ट आयरन चाहिए जो जल्दी मैग्नेटाइज और जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए, ताकि एनर्जी का लॉस कम हो। तो ये था हिस्टैरिसीस लॉस। किस वजह से आता है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से। मैग्नेटाइजेशन इस बारी पे, डीमैग्नेटाइजेशन इस बारी पे। और इसको कम कैसे किया जा सकता है कि आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट आयरन कर रहे हैं। अब सॉफ्ट आयरन का अगर आपको याद हो तो हमने डियर स्टूडेंट्स बात की थी ना, ये इस तरह से हमने आयरन की बात की थी, और उसका जो हमारे पास हिस्टैरिसीस लूप एरिया आता है वो क्या बनता है, कम बनता है इस तरह से। और अगर स्टील की बात करेंगे तो उसमें आपको याद होगा ये इस तरह से, ये उसका एरिया ज़्यादा आता था, तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा है, इसमें कम है। तो हमने एग्जांपल ली आयरन की। तो सॉफ्ट आयरन आप यूज़ करेंगे तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो कम होगा। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांसफार्मर की डिस्कशन। तो लास्ट में दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर दिखाया गया। सपोज करें कि यहाँ पे हमारे पास करंट है IP, उसकी वैल्यू मैं सपोज कर लेता हूँ 10 एम्पेयर, और इसी तरह जो हमारे पास VP है यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज, उसको सपोज कर लेते हैं जी 150 वोल्ट। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैं सपोज कर लेता हूँ सेकेंडरी पे जो वोल्टेज है वो है 22 वोल्ट, और जो सेकेंडरी पे करंट है वो डियर स्टूडेंट्स हम मेंशन कर देते हैं अपनी तरफ से, मैं गिवन डाटा मेंशन कर रहा हूँ। सपोज करें जी 0.5 एम्पेयर। आपसे कहता है आप परसेंटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला जानते हैं, वो क्या है, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर, पावर क्या होती है, VS मल्टीप्लाई IS डिवाइडेड बाय VP मल्टीप्लाई IP।
मल्टीप्लाई 100, तो इस तरह वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो क्या है, ये मैं बना लेता हूं पहले ट्रांसफार्मर कि इसी तरह सपोज करें यहाँ पे आपके पास प्राइमरी करंट की वैल्यू है 5 एम्पेयर, यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी करंट है 10 एम्पेयर, यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज सपोज करें 2 वोल्ट और यहाँ पे है प्राइमरी वोल्टेज 5 वोल्ट। ठीक है। अब आपसे कहता है जी आप आउटपुट पावर कैलकुलेट करें, ये कह रहा है एमसीक्यू में। लेकिन गौर करना है, इसी ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम है वो मैं कुछ ऐसे बना के दे देता हूं। सॉरी, ये डाटा यही होगा लेकिन जो ट्रांसफार्मर का सिंबल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये अब आपको आईपी भी दिया हुआ है, वीपी भी दिया हुआ है, वीएस भी दिया हुआ है, आईएस भी दिया हुआ है, आपसे कह रहा है आउटपुट पावर निकालें। तो अब आप बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, या वो हो सकता है यहाँ पे आपसे कह दे कि वीएस नहीं है, आप वीएस कैलकुलेट करें, कुछ भी कह सकता है आउटपुट पे आपको कैलकुलेट करने का। अब बच्चे फौरन से फार्मूले लगा रहे होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पीछे तो देखें ना, ट्रांसफार्मर की डायग्राम में क्या लगा हुआ है, डीसी। तो हमने तो आपको पढ़ाया था कि भाई ये एसी पे काम करता है, डीसी पे करता ही नहीं है, तो आप फार्मूले लगाई बैठे हैं। तो इसीलिए सिर्फ ये बताने का मकसद था कि पीछे देखना है कि सोर्स कौन सा है। तो अगर डीसी है तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आउट क्या होगा, सारा 0, तो आउटपुट 0। तो आप 0 के ऑप्शन को फटाफट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था इस एमसीक्यू को डिस्कस करने का मकसद, कि आपको याद रहे कि आप गलती ना कर दें। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इस यूनिट की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इस अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।